हेलो सिंप्लीफायर्स। सो फाइनली आज हम कंप्लीट इकोलॉजी लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी सारे कंसेप्ट्स, एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स विथ 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज, सब कुछ तीनों चैप्टर्स ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन मात्र 25 से 30 मिनट में कवर कर रहे होंगे विथ अ टॉपर्स अप्रोच। तुमको अच्छे से पता है दिस हैज द हाईएस्ट वेटेज। नीट में 10 से 15 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर का पेपर तुम्हारा यही से आता है। मात्र 30 मिनट, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पूरी एनसीईआरटी याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम आराम से चौड़े होकर बैठो, तुम्हारे भाई की क्लास है। लेट्स स्टार्ट विथ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले इकोलॉजी क्या होती है? इट्स ए इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, मतलब बायोटिक फैक्टर के बीच में, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब बायोटिक और एबायोटिक के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच के इंटरेक्शन को, स्टडी को ही क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है? रामदेव मिश्रा। सो मिश्रा जी इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके आगे दिया है हमारे पास इकोलॉजी के 4 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम्स। देखो समझो, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म दैट इज द बेसिक यूनिट फॉर द इकोलॉजी। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म मिल मिलके एक पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है, इसमें एक टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलके एक पॉपुलेशन बनाएगा, दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलके दूसरा पॉपुलेशन बनाएंगे। अब ये दोनों पॉपुलेशन साथ में रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। ये जो कम्युनिटी बनी, इसमें सिर्फ लिविंग बींग्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं। जब ये एबायोटिक फैक्टर के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जब इंटरेक्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे? बायोम्स बोलेंगे। क्लियर? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। ये कई बार सीक्वेंस पूछा जा चुका है, तुम्हारे नीट के बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अब आ जाओ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, और लिख के ले लो, तुम्हारे नीट 2026 में भी यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दैट इज नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। बहुत आसान है, फिर भी तुम लोग कंफ्यूज होकर इसमें भी सिली मिस्टेक्स करके आते हो। आज के बाद एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दैट इज सबसे पहले मोर्टेलिटी और नेटेलिटी। सिंपल याद रखना, मोर्टेलिटी मतलब मर गया। दैट इज, जो मोर्टेलिटी का मतलब क्या है? मर गया, दैट इज डेथ। और नॉर्टेलिटी का मतलब क्या है? न्यू बॉर्न। नेक्स्ट इमिग्रेशन, आई से इन मतलब ये पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, और ई से ई माइग्रेशन, ई से एग्जिट मतलब ये बाहर जा रहा है, तो ये पॉपुलेशन को घटाएगा। आज के बाद तुम्हारे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है पिरामिड्स ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें जो तुम्हें रेफरेंस लेना है ना, वो लेना है रिप्रोडक्टिव एज वाला, बीच वाला। उसके बाद देखो तुम्हारे एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे तुम्हारा रिप्रोडक्टिव से नीचे जा रहे हो तो ये एक्सपैंड कर रहा है, दैट इज एक्सपेंडिंग। अब यहां से नीचे की तरफ जाओगे तो ये स्टेबल हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेबल बोलेंगे। और थर्ड वाले में जो बीच वाला जो रिप्रोडक्टिव एज है, उससे डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन, तो इसको क्या बोलेंगे? डिक्लाइनिंग बोलेंगे। सिंपल, नाम से पता चल रहा है। बस याद रखना, जो रेफरेंस ले रहे हो तुम, वो रिप्रोडक्टिव एज वाला लेना है। क्लियर? आगे आ जाओ। ग्रोथ मॉडल्स 2 टाइप के होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। सिंपल, डिफरेंस क्या है? रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो ग्रोथ इनफाइनाइट होगा, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और लॉजिस्टिक ग्रोथ में सिंपल याद रखना, लॉजिस्टिक ग्रोथ में लॉजिक यूज होता है, रियलिस्टिक सिचुएशन यूज होती है। इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो ग्रोथ क्या होगा? लिमिटेड होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो कर्व होता है वो जे शेप होता है, इसमें एस शेप होता है। सिंपल याद रखना है इनके इक्वेशंस, दैट इज dn by dt इज इक्वल टू rn। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का होगा, मतलब इसमें रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट ग्रोथ होगा, जे शेप कर्व होगा। नेक्स्ट वी हैव द dn by dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। के कहीं पे भी दिख जाए तुम्हें, इसका मतलब है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। इसका मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ नेचुरल इंक्रीज को आर बोलते हैं। सिर्फ इतना याद रखना, तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर? और नेक्स्ट अब आ जाओ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट और दी मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ दिस इकोलॉजी, दैट इज म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें, तुमको बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो ये 2 ऑर्गेनिजम्स है, अगर दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फायदा पहुंच रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। एग्जांपल क्या है? लाइकन्स। इसमें एल्गी और फंगस का फाइकोबायंड, माइकोबायंड
म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट वी हैव द, अगर एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को लॉस हो रहा है उसकी वजह से, इसके एग्जांपल क्या है? दो, डेट इज प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। प्रीडेशन में सिंपल, एक शेर आया उसने हिरण को खा गया, शेर का तो फायदा हो गया लेकिन हिरण का नुकसान हो गया, इसको क्या बोलेंगे? प्रीडेशन बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव द पैरासिटिक, डेट इज प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन ह्यूमंस। जो तुमने मलेरिया पढ़ा होगा उसमें जो प्लाज्मोडियम है उसका तो फायदा हो गया, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, लेकिन ह्यूमन का तो नुकसान हो गया ना। इसमें एक का फायदा हो गया, एक का नुकसान हो गया, इसको क्या बोलेंगे? प्रीडेशन या फिर पैरासिटिज्म। अब थर्ड केस क्या है? एक का तो फायदा हो गया, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का तो फायदा हो गया लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको क्या बोलेंगे? कॉमेंसलिज्म। ठीक है, एक का फायदा हो गया दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको क्या बोलेंगे? कॉमेंसलिज्म। एग्जांपल क्या है? बार्निकल ऑन व्हील्स। तो इसमें क्या होता है? सिंपली जो व्हेल्स होती है ना बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो वो जो खाना खाती है ना, जो वो प्रीडेशन करके शिकार करके खाना खाती है, उसके जो छोटे 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 जो टुकड़े बच जाते हैं जो उसके मुंह से या फिर आसपास में जो गिर जाते हैं उस पे जो फीड करते हैं उनको बार्निकल्स बोलते हैं। तो व्हेल्स का तो कोई फायदा नहीं हुआ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन जो बार्निकल्स हैं छोटी छोटी उनका फायदा हो गया, इसको क्या बोलेंगे? कॉमेंसलिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट एमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म का तो नुकसान हो गया लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, इसको क्या बोलेंगे? एमेंसलिज्म बोलेंगे। और लास्ट, कंपटीशन में सबका नुकसान होता है, इसलिए बोलता हूं जेई और नीट की तैयारी नहीं करनी चाहिए। जितना कंपटीशन बढ़ेगा सबका नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है। यहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म का जब नुकसान होगा उसको क्या बोलेंगे? कंपटीशन बोलेंगे। क्लियर? चमका? अब देखो इनको तुम डिटेल में, सिंपली तुम्हें इनके दो दो तीन तीन एग्जांपल याद रखने हैं, बाकी कंसेप्ट में तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो, प्रीडेशन मतलब शिकार करना। हम हैं शिकारी, पॉकेट में लंबी गन, हाँ ऐसे जो तीन डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं प्रीडेशन के। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इट्स कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन। एनसीईआरटी में एग्जांपल क्या दिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया एक आइसोलेटेड आइलैंड है ना, बाहर से चीजें कोई खुद आ सकती है ना बाहर कुछ चीजें जा सकती हैं। तो 1920 में क्या हुआ? प्रिकलिंग पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में लाया गया, लेकिन वहां पे कोई भी उसका शिकार करने वाला नहीं था, उसको खाने वाला नहीं था, जिसकी वजह से पूरे ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस ही कैक्टस पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल गए। अब उसको कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? उसके नेटिव प्लेस से कैक्टस ईटिंग मॉथ को लाया, जिसकी वजह से जो कैक्टस की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया गया। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस, जो प्रे की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? मेंटेन्स द स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब इसके एग्जांपल के लिए एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है, दैट इज अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में जो स्टारफिश पाइजेस्टर था उसको जब निकाल लिया गया, जो कि एक प्रीडेटर था, शिकारी था, उसको निकाल लिया गया, उसकी वजह से इंटर कॉम्पिटिशन की वजह से 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब उसकी पॉपुलेशन सबकी इतनी बढ़ गई, इन सब में इतना कंपटीशन हो गया कि 10 से ज्यादा जो स्पीसीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, तो दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंस कि स्पीसीज डाइवर्सिटी अमॉन्ग द प्रे को मेंटेन रखता है। और थर्ड, एनसीईआरटी में प्रीडेटर को प्रूडेंट बोला गया है, मतलब समझदार बोला गया है, वो कभी भी अपने शिकार को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। ठीक है, कभी भी शेर ऐसा नहीं होता कि एक साथ 10-15 हिरण को मार देगा, उसका भी आराम से कभी भी जब भी भूख लगता है वो जाता है पूरे झुंड में से एक हिरण को पकड़ेगा, उसको मारेगा और उसको खाएगा, जब तक पेट भरा रहेगा आराम से आराम करेगा, घूमेगा फिरेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज, कभी भी प्रीडेटर अपने प्रे को, अपने शिकार को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता है। और अगर तुमको ये वन शॉट इतने पसंद आते हैं, तुम्हें इतने हेल्पफुल लगते हैं, जिसमें पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सारे कंसेप्ट्स, एग्जांपल, डायग्राम्स विद ऑल नीट पीवाईक्यूज, सब कुछ मात्र 15 से 20 मिनट्स में पूरा चैप्टर कैसे पढ़ना है, उसको कैसे याद रखना है, कैसे उसको एग्जाम में अप्रोच करना है, सब कुछ कवर कर देते हैं। तो दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, लाइक विल बी ग्रेटफुल टू हेल्प देम टू। और नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास प्रे की खूबियां दी हुई हैं। अब प्रीडेटर की, शिकारी की इतनी सारी खूबियां बता दी आपने, प्रे भी तो कुछ करेगा कि वो ऐसे पड़ा ना भैया हमसे कुछ ना हो रहा, हमको तो कोई भी आता है खाता है और चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ जो प्रे होते हैं, कुछ शिकार होते हैं, वो बचने के लिए कुछ कुछ अपनी अपनी टैक्टिक्स निकालते हैं, जिसमें पहला क्या है? कॉम्यूफ्लेज, जो अपने इन्वायरमेंट के साथ कॉम्यूफ्लाज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रीडेटर को, शिकारी को दिखते ही नहीं है और वो बच जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है?
केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म, जिसका एग्जांपल क्या है, मोनार्क बटरफ्लाई। ये क्या करती है, कैटरपिलर स्टेज पे ही केमिकल को एक्वायर कर लेती है, जिसकी वजह से ये डिस्टेस्टफुल हो जाती है। मतलब ये टेस्ट इसका इतना बेकार हो जाता है कि कोई प्रीडेटर इसको खाता ही नहीं है। और नेक्स्ट, कैलोट्रोपिस प्लांट। तुमने रोड के साइड में देखा होगा, बड़े बड़े पत्तों वाले प्लांट्स लगे होते हैं, जिसको तोड़ोगे तो उसमें दूध जैसा चीजें निकलती हैं। ठीक है, ये जो प्लांट है इसको कैलोट्रोपिस प्लांट बोलते हैं। इसको तुमने देखा होगा कोई भी गाय, बकरी या फिर भैंस नहीं खाती है। क्यों नहीं खाती है? क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स होते हैं, जिसको कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज बोला जाता है। क्लियर? और अब आ जाओ कंपटीशन। इसमें बहुत ध्यान से सुनना, इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजन में पूछे जा सकते हैं, और इसमें तुम कंफ्यूज होके गलत आंसर लगा देते हो। देखो, फर्स्ट है हमारे पास कि जो मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो क्या है, कंपटीशन है। कंपटीशन होगा तुम्हारे बीच में, तभी तो तुम इवॉल्व होगे, तभी तो तुम एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करोगे। दैट्स वाई कंपटीशन इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर द इवोल्यूशन पूछा जाए तो क्या आंसर जाएगा, कंपटीशन। सेकंड, तुम सोचते हो कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में ही कंपटीशन हो सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दो अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, फीडिंग ऑन द सेम रिसोर्सेज। और थर्ड है हमारे पास कि भैया अगर रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड कर दिया जाए, अगर रिसोर्सेज ही इनफाइनाइट कर दिया जाए, तब तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए। उसमें भी कंपटीशन होता है। क्यों? ड्यू टू द डिफरेंस इन एफिशिएंसी। और इसका एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है, दैट इज अबिंगडो टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड गॉट एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द गोट्स। मतलब एक बकरी है और एक कछुआ है, कौन ज्यादा अच्छे से, कौन ज्यादा एफिशिएंटली अपने खाने को खा सकता है। दोनों का खाना सेम है, दोनों को घास खाना है। बकरियां ज्यादा तेजी से, ज्यादा अच्छे से खाना खाएंगी और जो कछुए वो खा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से जो कछुए हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास 3 पॉइंट जो कि थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है, जिसमें तुम कंफ्यूज रहते हो। 2 एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट और गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सिंपल याद रखना, जो कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में उसमें एक्सक्लूड हो रहा है, मतलब जो सुपीरियर वाले हैं वो इंफीरियर वाले को अपने एरिया से एक्सक्लूड कर रहे हैं, एलिमिनेट नहीं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, सुपीरियर बैलेनस जो थी उसने एक्सक्लूड कर दिया था किसको, स्मॉलर कैथामेलस को। और सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने क्या बोला, जो सुपीरियर वाले हैं वो इंफीरियर वाले को सिर्फ एक्सक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ साइड नहीं करेंगे, उसको अल्टीमेटली एलिमिनेट कर देंगे। ये किसने बोला था हमारे पास, गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला था। और उसके बाद आया हमारे पास मैक आर्थर भाई। उन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं होता कि हर बार जो दूसरी स्मॉलर या फिर इंफीरियर स्पीसीज है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। कभी कभी जो 2 स्पीसीज होती हैं वो को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं, वो साथ में भी रह सकती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को, जो रिसोर्सेज हैं उसको पार्टीशन भी कर सकती हैं, बांट भी सकती हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया ऑफ द 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स जो कि सेम ट्री पर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। किसने दिया था, मैक आर्थर जी ने। क्लियर? इसके बाद हमारे पास पैरासिटिज्म। सिंपल पता है, एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। जो होस्ट होगा उसका नुकसान होगा, जो पैरासाइट होगा उसका फायदा होगा। इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। एंडो जो पैरासाइट होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। क्लियर? और थर्ड पॉइंट क्या है, ब्रूड पैरासिटिज्म। सिंपल याद रखना, तुमने बचपन से कहानियां सुनी हुई है, जो कोयल होती है वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, वो अपने अंडे ले जाकर कौवे के घोंसले में देती है। और कौवा ठहरा इतना पागल इंसान, उसको समझ में नहीं आता कि ये मेरे अंडे हैं कि किसके अंडे हैं। वो अपने अंडे समझकर उनको पाल पोस कर बड़ा करता है, और जब उसमें से बच्चे निकलते हैं, चूजे निकलते हैं, तब देखता है इसमें से कोयल कैसे निकल गई। फिर जाकर अपनी बीवी पे शक करता है। ये है हमारे पास ब्रूड पैरासिटिज्म। क्लियर? और लास्ट हमारे पास कॉमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म। सिंपल याद रखना, कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा होगा प्लस, और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जीरो। दैट इज एग्जांपल क्या है इनके, ऑर्किड एंड मैंगो। सेकंड है बार्निकल्स एंड वेल। थर्ड है हमारे पास कैटल एंड इग्रेट बर्ड, और सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। क्लियर? अब आ जाओ हमारे पास म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा होता है और दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, लाइकन्स, जिसमें फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है। सेकंड है हमारे पास माइकोराइजा, जिसमें फंजाई और हायर प्लांट का एसोसिएशन होता है। ये दोनों तुम 11th में पढ़ चुके हो। और थर्ड क्या है, फिग एंड वस्प। और फोर्थ क्या है हमारे पास, मेडिटेरियन ऑर्किड और
बम्बल बी, और यहां हो गया तुम्हारे पास पूरा चैप्टर खत्म। और अगर तुमको ये पूरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए विथ ऑल कंसेप्ट्स, एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स विथ 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज, तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। लेट्स मूव टू चैप्टर इकोसिस्टम। सबसे पहले हमारे पास इकोसिस्टम, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग बींग्स, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग बींग्स। नेक्स्ट, इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में दो टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। नाम से पता चल रहा है टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे जो प्रेजेंट होगा, और एक्वेटिक मतलब जो वाटर में प्रेजेंट होगा। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो वो होता है जो मैन मेड इकोसिस्टम है, मतलब जो ह्यूमंस ने बनाया। एग्जांपल क्या है हमारे पास, क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम। नीट 2016 का पीवाईक्यू है, जो इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, एजी टांसले ने दिया था। और फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है, रामदेव मिश्रा। ये तुम्हारे पिछले साल ही नीट 2025 में आ चुका है। नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रैटिफिकेशन। ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबसे छोटा क्या होगा, हर्ब्स होगा, उससे लंबा शॉप्स होगा, और सबसे लंबा ट्रीज होंगे। ये वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अब जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है उसमें चार चीजें आती हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसी को नंबर वाइज हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। फर्स्ट हमारे पास प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी के लिए हमें एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कैसे एनर्जी फ्लो करती है। तो सबसे पहले जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो सन की एनर्जी लेके सबसे पहले फूड को खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब इनको सबसे पहले जो कंज्यूम करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलेंगे। और ये प्राइमरली हर्बीवोरस होते हैं, एग्जांपल क्या है, डियर्स वगैरह। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, एग्जांपल क्या है, लॉयंस वगैरह। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं, एग्जांपल क्या है, वल्चर्स वगैरह। और जब सारे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर जब ये डेड हो जाएंगे तो इनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन बाय द बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आ जाओ प्रोडक्टिविटी। इसमें 3 लेवल्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो पहला, सबसे पहले क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाम से पता चल रहा है ग्रॉस, जितना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाया जा सकता है, जितना बनाया गया है वो पूरा, ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें से रेस्पिरेशन लॉस निकाल दोगे तो क्या बचेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि हर्बीवोरस या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होता है। जो भी प्लांट्स खाते हैं उनके लिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होता है। तो ऐसा तो नहीं है जो भी प्लांट फूड बनाएगा वो सारा उठा के तुमको दे देगा, वो खुद भी तो रेस्पिरेशन करेगा, खुद भी तो एनर्जी लॉस करेगा। तो सिंपल बात याद रखना, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन लॉस को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि हर्बीवोरस या फिर प्राइमरी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होता है। और प्राइमरी कंज्यूमर खा के नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, खुद भी एनर्जी लॉस करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, अपनी जो भी एनर्जी लॉस होगा उसको निकालकर जो लास्ट में जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये तुम्हारा हो गया बिल्कुल क्लियर। यहां से हर साल देखो, लगभग नीट 2013 में, 15 में, 22, 25 हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। आगे तुम्हारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की कुछ वैल्यूज दी हुई है। फर्स्ट है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि है 170 बिलियन टन ड्राई वेट होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। उसमें से 55 बिलियन टन ओशियन से आता है और रेस्ट जो बचा हुआ है वो टेरेस्ट्रियल लैंड से आता है। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास डीकंपोजिशन। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं और बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसको सीक्वेंस में बिल्कुल देखते हुए जाएंगे, ऐसे याद रखोगे हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी प्लांट या फिर एनिमल मरेगा तो सबसे पहले पूरी बॉडी होगी ना उसकी, तो उसको क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। अब जो इसमें वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करेंगे, वाटर के साथ डिसॉल्व होकर नीचे बैठ जाएंगे सॉइल में, इसको क्या बोलेंगे, लीचिंग बोलेंगे। याद कैसे रखना है भैया, वाटर के साथ मिक्स होकर जो वाटर सॉल्युबल हैं वो लीक हो गए, लीकिंग, लीचिंग। क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास कैटाबॉलिज्म, इसमें सिंपली बैक्टीरिया और फंजाई कैटाबोलाइज करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। फोर्थ है ह्यूमिफिकेशन, नाम से पता चल रहा है इसमें ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा जो कि डार्क और एमॉर्फस होता है और हाईली रेजिस्टेंट होता है फॉर द माइक्रोबियल एक्शन। और लास्ट में होता है मिनरलाइजेशन, मतलब जो भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अपने
एक एक मिनरल में, एक एक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाएगा। क्लियर। अब डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है, लाइक केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, या फिर मॉइस्चर कंटेंट कितना है उस डिकेइंग मैटर में। चमका। नेक्स्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है एनर्जी फ्लो। बहुत ध्यान से सुनना, सन से जो एनर्जी रेज आती हैं, जो भी सन रेज आती हैं, उसकी 50% जो होता है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होते हैं, पार होते हैं। मतलब 50% ही जो है वो प्लांट के यूज करने लायक होती है, और उसमें से भी जो प्लांट यूज करता है उसका 2 to 10% यूज करता है। ठीक है, और इसके बाद लगता है सब में 10% रूल। मतलब प्लांट ने, प्रोड्यूसर ने एनर्जी बना ली, अब इसके बाद जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स हैं उसमें 10% एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। आगे तुम्हारी वही सब कहानी जो तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। फूड चेन क्या होता है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ये जो सीक्वेंस में एनर्जी फ्लो होती है इसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलती है। बहुत सारे फूड चेन मिलकर क्या बनाती है, फूड वेव, जाले बना लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब एक ट्रॉपिक लेवल पे कोई सा भी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, एक ट्रॉपिक लेवल पे जितना भी बायोमास प्रेजेंट होगा, ड्राई वेट प्रेजेंट होगा, उसी को स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास 10% लॉ, जहां से एआईपीएमटी 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, 2011 और 13 में भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास पिरामिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, और कई बार तुम लोग सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हो। तो सिंपली एक लाइन याद रखना, जितने भी पिरामिड्स हैं, एनर्जी के हो, नंबर के हो, या फिर बायोमास के हो, सारे पिरामिड्स अपराइट होंगे एक्सेप्ट वन। एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है, एक्सेप्ट वन, दैट इज बायोमास पिरामिड ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। सिर्फ एक को छोड़कर, एक बड़ा बड़ा यहां पे लिख लो, एक्वेटिक हैबिटेट में बायोमास का पिरामिड जो होगा वही इन्वॉल्टेड होगा, बाकी जितने पिरामिड्स होंगे सारे अपराइट होंगे। क्लियर। चमका। यहां हो गया तुम्हारे पास पूरा बायोडायवर्सिटी चैप्टर खत्म। देखो ये बहुत क्रूशियल चैप्टर है, हर साल 10 से 15 क्वेश्चन, 50 नंबर समझते हो, 50 नंबर से तुम्हारा सिलेक्शन हो भी सकता है, और 50 नंबर से तुम्हारी रैंक डायरेक्ट 1 लाख के पार। तो बहुत क्रूशियल चैप्टर है, और इससे बेटर तरीका तुम्हें एक एक कंसेप्ट समझने का और चीजें याद करने का, इससे बेटर तरीका तुम्हें नहीं मिलेगा। ये 3 चैप्टर तुम्हारे 50 नंबर आराम से सिक्योर कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम गलत करके आओगे। तो तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स या फिर स्टडी ग्रुप्स हैं, उन सब में भेज दो कि एटलीस्ट इन 3 चैप्टर से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जब फटैक से बायोडायवर्सिटी टर्म किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने। इस चैप्टर का एक मेजर प्रॉब्लम है कि इसमें भर भर के न्यूमेरिकल डाटा है, और कितने न्यूमेरिकल डाटा के कितने ही ट्रिक्स बना लोगे तुम। तो सिंपल एक ही तरीका है इस चैप्टर को कवर करने का, जैसे मैंने किया था। सिंपल एक पेज लो, इस चैप्टर को खोलो, जितने भी न्यूमेरिकल डाटा दिए हुए हैं सारे एक पेज पे लिख लो। सुबह उठने के बाद और सोने से पहले एक एक बार, रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक एक बार देखते हुए जाना कि ये होते हैं, ये इतने होते हैं, ये इतने होते हैं। नीट तक तुम्हें एक एक चीज याद हो जाएगी, और नीट के बाद तुम्हें इन सब चीजों की एक चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भूल जाओ, काम खत्म। ठीक है। बायोडायवर्सिटी 3 टाइप की होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब फटाक से इनके एग्जांपल्स देखते जाओ। जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जांपल क्या है कि इंडिया में अलोन 50,000 टाइप ऑफ राइस मिलती है, और 1000 टाइप के मैंगोज मिलते हैं। और एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है रोल्फी वोमेटेरिया, जो कि हिमालय रीजन में पाया जाता है, और डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पोटेंसी का प्लांट पाया जाता है। सेकंड है हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसमें सिंपल बोला गया है कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं उसमें ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं देन द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट्स में कौन से, मुंबई वगैरह आता है, और ईस्टर्न घाट्स में कौन से आते हैं, चेन्नई वगैरह आता है। ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एग्जांपल क्या है, जो इंडिया जैसे देश हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, वहां पे सनलाइट ज्यादा होती है, वहां पे स्टेबल इन्वायरमेंट होता है, स्टेबल क्लाइमेट होता है, स्टेबल टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। और नेक्स्ट अब आ जाओ IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
स्पीसीज। इन्होंने क्या बोला कि 1.5 मिलियन स्पीसीज आज तक डिस्कवर हो चुकी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जितनी स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं उतनी ही है दुनिया में, धीरे धीरे स्पीसीज डिस्कवर हो रही हैं। तो अब बात आई कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ पे कितनी प्रेजेंट होंगी। तो लोग तुक्का लगाने लगे कि कोई बोल रहा 20 मिलियन हो सकती है, 50 मिलियन हो सकती है। उसमें से जो सबसे साइंटिफिकली साउंड जो एस्टिमेट था वो रॉबर्ट मे का था, जिन्होंने बोला कि इस अर्थ पे 7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं। टोटल स्पीसीज में से सबसे ज्यादा 70% एनिमल्स हैं और एनिमल्स में से भी सबसे ज्यादा 70% इंसेक्ट्स हैं, जो कि हमने ऑलरेडी तुम्हारे एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ लिया था कि लार्जेस्ट जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा होता है। क्लियर? ये पाई चार्ट डायग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार तुम्हारे मेजर में, माइनर में, फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस जितने भी टेस्ट होते हैं तुम्हें इससे जरूर क्वेश्चन दिख जाता होगा। तो सिंपल इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। भैया याद कैसे रखना है? सिंपल, इनवर्टिब्रेट्स के लिए याद रखना आई एम क्रस्ट, ठीक है, इंसेक्ट, मोलस्का एंड क्रस्टेशियंस। क्लियर? अब इन दोनों के लिए तुम्हें याद रखना है एफएम ब्रा और एफएम फाला। सिंपली याद करने के लिए बता रहा हूं, तुम्हें हमेशा याद रहेगा, ठीक है। एफएम ब्रा से याद रहेगा फिशेज, मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल और एम्फीबियंस, और ये याद रहेगा तुम्हारे पास सीक्वेंस में एफएम फाला। क्लियर? चमका? अब देखो इसके आगे है हमारे पास वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। सिंपल मतलब क्या है कि इंडिया के पास सिर्फ 2.4% लैंड है और ये वर्ल्ड का 8.1% ऑफ टोटल स्पीसीज रिचनेस शेयर करती है। अबाउट 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट पाए जाते हैं और इसके डबल द अमाउंट एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं। अब आगे आ जाओ हमारे पास स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। इन्होंने सिंपल क्या बोला था? स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है एरिया की, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी। इन्होंने सिंपल ग्राफ बताया था, दो ग्राफ्स हैं, देखो S इक्वल टू CA की पावर Z है तो पैराबोला ग्राफ बनेगा। अगर इसका लॉग वाला ग्राफ लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। इसमें याद रखने वाला सिंपल सा एक पॉइंट है कि जो S है वो स्पीसीज रिचनेस है, A एरिया, और Z जो है स्लोप ऑफ द लाइन है, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि जो Z होता है वो स्लोप ऑफ द लाइन होता है, उसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और 3 वैल्यूज दी हुई हैं, दैट इज सीक्वेंस में याद रखना, ऐसे ही मैंने याद रखा था 0.1 to 0.2, 0.6 to 1.2, 1.15, स्मॉल एरिया, लार्ज एरिया और फ्रग्रिवेरस बर्ड्स एंड इंसेक्ट। क्लियर? हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट डेविड टिलमन का, उन्होंने क्या बोला? जितनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इकोसिस्टम में, उतना कम ईयर टू ईयर वेरिएशंस होंगे और उतना ज्यादा उसका प्रोडक्टिविटी होगा। और सेकंड है हमारे पास, दैट इज पॉल एलरिच ने दिया था रिविट पॉपर हाइपोथेसिस। इन्होंने सिंपल क्या बोला था? ये पूरा इकोसिस्टम एक प्लेन की तरह है और जितने भी स्पीसीज हैं उसमें लगे बोल्ट्स की तरह हैं। अगर एक भी बोल्ट गिरेगा तो पूरा जो प्लेन है वो डिस्टर्ब होगा, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। लेकिन जो विंग्स पे लगे हुए बोल्ट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हीं को क्या बोला? की स्पीसीज बोला गया कि अगर वो बोल्ट गिरे तो पूरा प्लेन जाके क्रैश करेगा, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर? और आगे आ जाओ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके 4 रीजंस हैं। सबसे मेन और सबसे प्रोमिनेंट रीजन कौन सा है? लॉस ऑफ हैबिटेट। और सेकंड है हमारे पास ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और कोएग्जिस्टेंस। लाइन से देखते जाओ। सबसे पहले हमारे पास हैबिटेट लॉस या फिर फ्रेगमेंटेशन। हमारी अर्थ पे पहले 14% जो रेन फॉरेस्ट थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, वो हुआ करते थे। अब बचे कितने हैं? सिर्फ 6%। ऐसे ही जो हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, जिसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी बोलते हैं, वो काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको सोयाबीन उगाना है, आपको कैटल्स पालने हैं, इसके वजह से इसको काटा जा रहा है। आप जंगल काटोगे तो इसके अंदर जितने भी स्पीसीज रहती हैं वो भी तो एक्सटिंक्ट होते जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रीजन। सेकंड, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। इनके एग्जांपल क्या है? स्टीलर सी काऊ और पैसेंजर पीजन। थर्ड है हमारे पास एलियन स्पीसीज इन्वेजन, मतलब जो बाहर से स्पीसीज आती हैं, एलियन स्पीसीज होती हैं, उनकी वजह से जो इंडिजिनस या फिर नेटिव स्पीसीज होती हैं वो अफेक्ट होती हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? नाइल पर्च की वजह से जो 200 स्पीसीज ऑफ चिचाइल्ड फिश थी वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। ऐसे ही अमेरिकन कैटफिश की वजह से जो इंडिजिनस कैटफिश थी वो एक्सटिंक्ट होने वाली थी। और फोर्थ हमारे पास कोएग्जिस्टेंस। सिंपल बात है, म्यूचुअलिज्म में 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर उनमें से एक भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाओ हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नैरो यूटिलिटेरियन में सिंपल वो चीजें आएंगी जो हमारे को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। खाना पीना, दाना, हर चीज तो हमें
प्लांट से ही मिलता है, दवाइयाँ वगैरह सारी तो प्लांट से ही मिलती है, तो वो किस में आएंगे, नैरो यूटिलिटेरियन में। नेक्स्ट हमारे पास ब्रॉड यूटिलिटेरियन, मतलब हमें सांस भी वहीं से मिलती है, हमें एयर भी वहीं से मिलती है, हमें एस्थेटिक प्लेजर भी वहीं से मिलता है, ये सारा हमारे पास ब्रॉड यूटिलिटेरियन में आएगा। और लास्ट हमारे पास एथिकल रीजन, मतलब सिंपल सी बात है, जो चीज़ें हमने इंजॉय की है, जो हवा हमने ली है, वही चीज़ें, वही शुद्ध हवा, वही एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे बच्चों के लिए भी तो होनी चाहिए, तो ये एथिकल रीजन में आ गया। और लास्ट अब आ जाओ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इससे तुम्हें हर मॉक टेस्ट में, हर एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, और तुम्हारे नीट 2026 में यहां से क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, उसके ओरिजिनल इन्वायरमेंट में रखना इज इन सीटू कंजर्वेशन, उसको निकाल के एक्स सीटू कंजर्वेशन, उसको निकाल के दूसरे इन्वायरमेंट में रखना इज कॉल्ड एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसके एग्जांपल्स कैसे याद रखना है भैया, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो सिंपल याद रखना, जो एक्स सीटू कंजर्वेशन में जितनी भी चीजें सिटी में पाई जाती हैं, जितनी भी चीजें तुम्हारे शहरों में पाई जाती हैं, वो वहां पे होनी तो नहीं चाहिए, वहां पे कैसे पाए जा रहे हैं वो लोग, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन। सिंपल ये ट्रिक याद लगाना तुम लोग, जैसे जू हो गया, जू में जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं वो सारे उठा के लाए भी तो जाते हैं वहां पे। जू हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गए, या फिर सीड बैंक्स वगैरह हो गए, ये सारे हमारे पास एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएंगे। और बाकी सारे जो भी गांव देहात जंगलों में पाए जाते हैं वो सारे इन सीटू कंजर्वेशन में होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना, तुम्हें बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे कुछ इंडिया के नंबर्स दिए हुए हैं जो बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना। सबसे बड़ा क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व 14 है, उससे छोटा नेशनल पार्क्स 90 हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, 448। क्लियर। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक मेन रीजन क्या है, सैक्रेड ग्रुव्स, मतलब हम उसको पवित्र मानते हैं, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, खासिया और जांतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, जो कि तुम्हारा काटा जा रहा है, तुमने अभी आसपास में नई खबरें सुनी होंगी, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स वगैरह हैं यहीं पे तुम्हारे पास कर्नाटक और महाराष्ट्र में, ये सब तुम्हारी सैक्रेड ग्रुप्स में आती हैं। और लास्ट हमारे पास 2 पॉइंट अभी तक तो तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास अर्थ समिट कहां हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। किस बेसिस पे हुआ था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे हुआ था। सेकंड है हमारे पास वर्ल्ड समिट कब हुआ था, 2002 में हुआ था। कहां हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। किस लिए हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुआ था। क्लियर। ऐसे तुम्हें पूरी एनसीईआरटी एक एक चीज बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। क्लियर। यहां होता है तुम्हारा पूरा इकोलॉजी खत्म। और अब इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ कुछ दिन बचे तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हें जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, जिस भी चैप्टर का तुम्हें वन शॉट चाहिए, जस्ट नीचे कमेंट कर देना। मैं तुम्हारे एक एक कमेंट खुद पढ़ता हूं। आई विल ट्राई तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और सबसे मेन पढ़ते रहो।